हेलो मित्रों, मैं सिखिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पहले के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, फोर्सेस क्या हैं, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, उसका एक पार्ट था फोर्स का। वैसे हम लोग उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, टेंशन इन ए स्ट्रिंग। तो ये किसी धागे में जो टेंशन आता है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं अच्छे से आज टेंशन क्या है। तो टेंशन बेसिकली अगर हम लोग समझें इस चीज़ को, तो टेंशन लगता कहाँ पे है। टेंशन जैसे अगर हमारे पास धागा हो, कोई धागे से हम कोई चीज़ बांध रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट को, तो जो धागे में जो तनाव उत्पन्न होगा, टेंशन को हिंदी में तनाव भी कहते हैं। धागे में जो तनाव उत्पन्न होगा दोनों धागों में खींचने पर उसे हम टेंशन का नाम देते हैं। वो भी एक प्रकार का फोर्स है। अब अगर हम देखें तो टेंशन तभी लगेगा जब हम रस्सी को छुएंगे, छू के खींचेंगे। तो एक तरह का ये कांटेक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है दोस्तों? कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स यानी संपर्क बल है। यानी जब हम किसी रस्सी को छू के उसको खींचेंगे तब उसमें टेंशन डेवलप होगा, तब उसमें तनाव उत्पन्न होगा। तो ये बात समझ में हमको अच्छे से आ रही है कि ये एक प्रकार का तनाव बल है। अच्छा, और क्या बात है? और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम ध्यान से समझेंगे तो जैसा कि ये मान लीजिए ऊपर कोई सीलिंग है, छत है, और छत पे हमने रस्सी से कोई चीज़ बांधी है, तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो रस्सी भी मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी कि नहीं? हाँ, बनी होगी सर। तो अगर हम ध्यान से समझें तो हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहा होगा। हाँ सर, खींच रहा होगा। तो जब हम इसको किसी ऑब्जेक्ट से बांधेंगे तो इसका मतलब है इसका मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल को खींच रहा होगा। हाँ सर, खींच रहा होगा। तो जब इसको हम खींचते हैं तो मॉलिक्यूलों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में हम उसे खींचेंगे। हाँ सर, खींचेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अगेंस्ट फोर्स, अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्यों हो रहा है? वो चार्जेस के कारण आ रहा होगा। हाँ सर, अगर चार्जेस यानी आवेश कहीं इन्वॉल्व हो गए तो वहाँ आ गया विद्युत चुंबकीय बल। इसलिए हम कहते हैं रस्सियों में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो तो हमें दिख रहा है, हाँ सर, तनाव हो रहा है उत्पन्न, एक खिंचाव हमें महसूस होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये एक प्रकार का कैसा बल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी विद्युत चुंबकीय बल है। अच्छा सर, ये समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर हम ध्यान से समझें तो एक्चुअल में ये एक तरह से, जैसे अगर हम लोगों ने समझा था कि जो नॉर्मल फोर्स है वो पुशिंग होता है जब हम किसी को धक्का दें, लेकिन जो आपका ये टेंशन होगा वो एक पुलिंग फोर्स होगा। पुलिंग क्यों बोल रहे हैं? पुलिंग हम इसलिए बोल रहे हैं, इसको हिंदी में आप धक्का, खींचना कह सकते हो। कोई चीज़ को जब आप खींचोगे तब ये बल लगना स्टार्ट होगा। जाहिर सी बात है कि रस्सी को जब हम खींचेंगे ऐसे, है ना, तानेंगे उसे, तब उनके बीच में एक टेंशन डेवलप होगा। तो इसका मतलब है ये जो पुलिंग फोर्स होता है एक प्रकार का, ये कैसा फोर्स है? पुलिंग। जब हम पुल करेंगे कोई चीज़ को तब हमको ये फोर्स जनरेट होगा, वो आगे हम देखेंगे। चौथी चीज़ हमें क्या देखनी है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगी, हमेशा धागे की दिशा में होगी या रस्सी की दिशा में होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगी, धागे की या रस्सी की दिशा में होगी। धागा, जैसे मान लो हम ये धागा ले रहे हैं, हाँ, और इसको हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ से खींचें, ऐसे खींचें, तो जब हम खींचेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन, यानी जो टेंशन की जो डायरेक्शन डेवलप होगी, हम ये नहीं बता रहे कि किधर होगी, आगे होगी कि पीछे होगी, लेकिन हम ये समझें कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगी। रस्सी जो है, जैसे अगर हम ये कहें रस्सी है, तो रस्सी की जो दिशा होगी वो हमेशा इसके डायरेक्शन में होगी, रस्सी की
डायरेक्शन में होगी, है ना। तो अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमेशा इसकी डायरेक्शन या तो इधर होगी, अभी हम लोग बाद में समझेंगे किधर होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं या तो इधर होगी या तो इधर होगी, यानी हमेशा रस्सी की ही दिशा में होगी, जिधर रस्सी होगी। एकदम गांठ बांध लेनी है इस बात को, हमेशा इसका मतलब क्या है, धागे की दिशा में होगी, धागे की दिशा में होगी, along द स्ट्रिंग होगी। along मतलब धागा जिस तरफ होगा उसी दिशा में आपकी जो है वो टेंशन डेवलप होगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो टेंशन है वो एक तरह का कांटेक्ट, जब यहाँ कांटेक्ट आएगा तब फोर्स लगता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के कारण ही डेवलप होता है ये फोर्स। पुलिंग है, हमेशा खींचा जाता है तब ये डेवलप होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो along द स्ट्रिंग होती है। तो जो टेंशन है बेसिकली वो इस वजह से ऐसे ऐसे लगता है और इस डायरेक्शन में हम देखते हैं टेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो आगे जब हम देखेंगे टेंशन के बारे में तो हमने कुछ कुछ चीज़ें सीख ली। अब हम लोग ये समझते हैं कि मान लो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को, आराम से समझते हैं, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं, मान लो हमने ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और हम इस ऑब्जेक्ट ए है मान लो, ये ऑब्जेक्ट बी है मान लो, और इसको हमने किसी रस्सी से ऐसे बांध दिया है। अब जैसी बात है, आपका कॉमन सेंस कहता है कि इसको हम इधर लाएंगे तो रस्सी तो ढीली होगी, लेकिन हमें ढीली की बात नहीं, हमें पुल करना है। तो मान लो कि हम इस बी ब्लॉक को फोर्स इधर एफ लगाएं, तो जाहिर सी बात है आपका तुरंत जो है कॉमन सेंस डेवलप होगा, कहोगे हाँ सर ये रस्सी खिंच जाएगी, जब हम इधर फोर्स लगाएंगे तो ये भी भागेगा, रस्सी खिंच जाएगी, और ये भी भागेगा। अच्छा हाँ, 2-3 चीज़ें और समझनी है हमें रस्सी के बारे में, कि जब हम स्ट्रिंग लेंगे अपनी, यानी जो धागा लेंगे, जो स्ट्रिंग है हमारा, जो धागा है, वो हम क्या प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, बाद में फिर समझेंगे कैसे क्या है। सबसे पहली चीज़ अभी हम लेके चलेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। मासलेस यानी द्रव्यमानहीन है, यानी इसका कोई मास नहीं है, हम ये मान के चलेंगे। मतलब अभी हम मान के चलेंगे जो भी हम धागा लेंगे, जो भी हम रस्सी लेंगे, उसका अपना कोई मास नहीं है। मतलब अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ऐसा नहीं है भाई, रस्सी का कुछ ना कुछ तो मास होगा ही सर, लेकिन हम प्रैक्टिकली अभी हम थोड़ा सा वैसे सोच के चलेंगे कि हम मान के चलेंगे आइडियली कि इसका अभी कोई मास नहीं है, ये एक मासलेस है। बात समझ में आ रही है? अभी रीज़न समझाएंगे, अभी बात करेंगे मासलेस है तो फिर क्या लेके चलेंगे, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेकेंड पॉइंट हम ये मान के चलेंगे कि रस्सी जो है वो हमारी इन एक्सटेंसिबल है। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवितान्य है। इसका मतलब ये है, हम ये मान के चलेंगे कि रस्सी को खींचकर उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। हम क्या मान के चलेंगे कि रस्सी जो है, जो स्ट्रिंग है हमारा, जो धागा है, वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी रस्सी को खींचकर उसकी लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती या नहीं बढ़ेगी। हम इनएक्सटेंसिबल, एक प्रॉपर्टी मैंने ले ली। वास्तव में जाहिर सी बात है कि हम किसी भी चीज़ को खींचेंगे तो उसकी लंबाई थोड़ी बहुत बढ़ेगी, वो हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी लंबाई, वो चाहे मॉलिक्यूलर साइज़ में बढ़े। बट हम यह मान के चलेंगे कि ये एक ऐसी रस्सी है जिसको हम खींच करके उसकी लंबाई नहीं बढ़ा सकते। उसमें टेंशन डेवलप होगा, सब डेवलप होगा, लेकिन उसकी लेंथ नहीं बदलेगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी? मतलब जब हम इसको खींचेंगे, रस्सी इधर जाएगी, उधर जाएगी, सब होगा, तो दोनों जाएगा साथ में। ऐसा थोड़ी ना है कि ये रुका है और ये भागेगा तो रस्सी की लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों साथ में जाएंगे तो रस्सी की लंबाई कभी नहीं बढ़ेगी। रस्सी की जो हमने लेंथ ले ली है वो लेंथ फिक्स रहेगी। बोलो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हम ये दो प्रॉपर्टी मान के चलेंगे अभी, बाद में हम बताएंगे कि अच्छा मास, अभी हम सीधे समझाएंगे कि मासलेस है यानी द्रव्यमानहीन है, तो हर जगह टेंशन सेम रहेगा, हर जगह टेंशन सेम रहेगा। अगर मासलेस है तो ठीक है, अभी हम इसको करेंगे तो समझाएंगे क्यों मासलेस। और दूसरा हम लेके चलेंगे कि रस्सी जो है, जो स्ट्रिंग है हमारी, वो इनएक्सटेंसिबल है यानी अवितान्य है, यानी उसको खींच करके उसकी लंबाई, उसकी लेंथ नहीं इंक्रीज की जा सकती। हो सकता है आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर हम बात करें, जब हम रस्सी पे एफ फोर्स इधर लगाएंगे तो रस्सी में टेंशन डेवलप होगा। हम दिखाएंगे कि इस रस्सी पे टेंशन इधर डेवलप होगा और इस
यहाँ पे जो बंधा है वो उस पर टेंशन इधर डेवलप होगा। अब हम क्या कहेंगे कि दोनों तरफ सेम टेंशन डेवलप। मान लो कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए आ गया है, मान लो अभी के लिए कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए आ गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे मान लो कि जैसे हमने एक ब्लॉक ये लिया, एक डिब्बा ये बांध दिया, एक डिब्बा इधर बांध दिया, बीच में रस्सी लगा दिया, इसको ऐसे फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो होगा क्या कि ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, दोनों साथ में जाएंगे, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं और ये रस्सी क्योंकि तनी हुई होगी, जाहिर से बात है तनी हुई होगी, तो इसमें टेंशन डेवलप हो रहा है। अब हम जो दिखाते हैं ये टेंशन, बात को समझो, ये जब रस्सी तनी है ना, तो रस्सी अगर ध्यान से समझो तो तनी कोई चीज़ तन कैसे सकती है? कोई चीज़ तन तब सकती है जब उसको इधर से भी कोई खींच रहा हो और इधर से भी कोई खींच रहा हो, तो दोनों खींच रहे होंगे। जैसे इधर से भी कोई इधर से भी खींच रहा है बी, और इधर से ए इधर खींच रहा है, तो समझने वाली बात है। अगर हम इस रस्सी को अलग से देखें तो ये रस्सी ये है, ये मान लो ये रस्सी है, तो रस्सी को बी रस्सी को इधर खींच रहा है और ए रस्सी को इधर खींच रहा है। कहोगे सर दोनों खींच रहे हैं? हाँ सर दोनों खींच रहे हैं। इसको बात समझ में आ रही है? अब चूंकि अब ध्यान से समझो, जैसे मान लो हमने इसको खींचा है फोर्स से, तो रस्सी भी तो आगे जा रही है उसके साथ। अगर ए एक्सेलरेशन, ए त्वरण से अगर ये पूरा निकाय, पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, तो रस्सी भी तो आगे जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा ध्यान से सोचो, तो इस रस्सी पर बी जो है इधर फोर्स लगा रहा है, इस रस्सी पर ए जो है वो इधर फोर्स लगा रहा है। तो समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो हमने ये टेंशन दिखाया है और यहाँ पे जो हमने फोर्स टेंशन दिखाया है, वो दोनों, ये जो टेंशन है वो बी पर लग रहा है। किस पर लग रहा है? बी पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? रस्सी लगा रही है, स्ट्रिंग द्वारा लग रहा है, स्ट्रिंग द्वारा लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह से यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो ए पर लग रहा है। किस पे लग रहा है बच्चों? ए पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? स्ट्रिंग द्वारा लग रहा है। इसका मतलब है ये दोनों टेंशन, ये टेंशन भी ए पर लग रहा है, ये वाला टेंशन भी बी पर लग रहा है। यानी हम जो इसमें टेंशन की डायरेक्शन दिखा रहे हैं वो हम रस्सी द्वारा दिखा रहे हैं, ए पर और बी पर। क्योंकि रस्सी मासलेस है इसलिए हम उस पर फोर्सेस की बात नहीं करते, हम वो फोर्सेस की बात करते हैं जो बी पर लग रहे हैं और ए पर लग रहे हैं। कारण ये है, अगर हमने इसके नीचे ही जो डायग्राम बनाया, अगर आप उसको ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने, जाहिर सी बात है कि जब रस्सी बी पर लगाएगी तो बी भी रस्सी पर लगाएगा। इसी तरह से जब रस्सी ए पर लगाएगी तो ए भी रस्सी पर लगाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो चैप्टर। अच्छा, इसी तरह इसका मतलब बी ए पर लगा रहा है टेंशन इधर, ए इस पे लगा रहा है। मान के चलो T1 इधर लग रहा है और T2 इधर लग रहा है, मान के चलो, हमें नहीं पता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों का टेंशन सेम है, हम मान के चल रहे हैं एक टेंशन T1 है, एक टेंशन T2, मान लो अभी। और चूंकि ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है ये पूरा सिस्टम, तो ए भी ए एक्सीलरेशन, तो ये रस्सी भी जाएगी। और हम ये मान के चले हैं कि इसका जो मास है वो 0 है। तो अब मान के चलो T1 बड़ा है, सपोज कर लो 2 मिनट के लिए, क्योंकि आगे जा रहा है तो T1 बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो T1 आगे लग रहा है, T2 पीछे। कौन बड़ा होगा? T1 बड़ा होगा, क्योंकि T1 आगे जा रहा है। तो T1 माइनस T2 इज अ रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स। भाई T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, टोटल फोर्स किधर हुआ? इधर। कितना हुआ? T1 माइनस T2, एंड दैट इज इक्वल टू M इंटू A। और ये जो M है वो मास ऑफ स्ट्रिंग है, रस्सी का मास है, रस्सी का द्रव्यमान है। तो अगर हम इसकी वैल्यू 0 रखें तो यानी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0, सो T1 इज इक्वल टू T2। इसका मतलब है, अब आपको एकदम दिमाग में ये गांठ में एकदम बैठा लेनी है। क्या बैठा लेनी है? कि अगर स्ट्रिंग हमने मासलेस ली है, अगर हमने स्ट्रिंग द्रव्यमानहीन ली है, तो उस कंडीशन में इसके हर पॉइंट पर,
चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर सेम टेंशन डेवलप होगा। यानी जितना टेंशन इधर लगेगा उतना टेंशन यहाँ खिंचाओ, उतना ही खिंचाओ यहाँ, उतना ही खिंचाओ यहाँ, उतना ही खिंचाओ यहाँ, उतना ही खिंचाओ यहाँ। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है, और जो हम नॉर्मली लेके चलेंगे, आगे कभी करेंगे क्वेश्चन तो बताएंगे, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो हमेशा हम ये कंडीशन लेके चलेंगे कि स्ट्रिंग पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो T1 माइनस T2 लगेगा, और क्योंकि वो 0 होगा तो हर स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन हमेशा सेम होगा। बोलो, ये बात समझ में आ गई? तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने ये सीख लिया कि स्ट्रिंग पे हमेशा अलोंग द फोर्स लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमने सीखा कि यहाँ पे जो हमने टेंशन दिखाया है, यहाँ पे जो टेंशन दिखाया है वो हमेशा ब्लॉक पर दिखाएंगे हम। ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो दिखा रहे हैं वो बी पर लग रहा है स्ट्रिंग के द्वारा। ये जो फोर्स हम दिखा रहे हैं ये ए पर लग रहा है स्ट्रिंग के द्वारा। लेकिन स्ट्रिंग पर भी फोर्स लगेंगे, बी लगाएगा इधर, ए लगाएगा इधर। अच्छा, हमने एक चीज और सीख ली कि क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस मान के चल रहे हैं तो उस कंडीशन में स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। बोलो, ये बात समझ में आ गई? समझ में आया? चलो, तो हमने ये सब सीख लिया। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, तो धीरे धीरे अब चीज़ों को समझेंगे। टेंशन हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़, बहुत छोटी छोटी चीज़ सीख ली कि कैसे टेंशन डेवलप होगा, क्या होगा, मासलेस स्ट्रिंग होगी तो उस पर हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, ये सब सीख लिया। मान लो कि हमने एक क्वेश्चन करते हैं, समझेंगे। मान लो कि एक ऐसे एक छत है, छत पे हमने धागा बांध दिया और इस पर हमने ऐसे कोई पंखा लटकाया है या फिर हमने ऐसे एक कोई ऑब्जेक्ट लटकाया है, मान लिया। अब बताओ कि इसका मास है अगर 1 kg, कितना है मास? 1 kg। तो बताओ इस रस्सी पे, अब कॉमन सेंस क्या कहता है, देखो टेंशन कहाँ का, हर जगह डेवलप होगा, हर पॉइंट पे टेंशन होगा। अच्छा बताओ, क्या यहाँ टेंशन और यहाँ टेंशन सेम होगा? हाँ सर, सेम होगा। क्यों? क्योंकि हम मान के चलेंगे कि रस्सी जो है हमारी वो मासलेस है। अच्छा, इस ब्लॉक पर अगर हम देखें, अब वही सब ध्यान रखना है, फ्री बॉडी डायग्राम, जो फोर्सेस लेने हैं पहले सिस्टम तय कर लो, ये सब करना है ना। तो अगर हम इस मास को देखें तो इस पे एक 1g तो नीचे लगेगा। सर को 1g क्या है? सर 1 किलोग्राम है और फोर्स लगता है mg, तो 1 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लोगे तो 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। अच्छा जी, अब हमें पता है कि रस्सी इसको ऊपर खींच रही हो। हमने आपसे क्या कहा था? रस्सी में हमेशा पुलिंग नेचर होगा, पुल करेगी, खींचेगी, है ना। रस्सी हमेशा इस तरह से लगती है कि वो खींचेगी तभी टेंशन डेवलप होगा। लेकिन हमको समझना है कि हम फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से दिखाएंगे कि रस्सी सिकुड़ना चाहती हो, रस्सी अपने शेप में आना चाहती हो। जैसे अगर हम इधर कहें तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इधर, और यहाँ पे क्योंकि छत है तो छत भी पे फोर्स लगेगा इधर, यानी छत पे नीचे फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है, और ये ब्लॉक पर ऊपर फोर्स लगेगा। रस्सी क्या चाहेगी? अपने आप को सिकोड़ना, है ना, ये फोर्स लगा रहा। तो हम यहाँ पे दो चीज़ देख रहे हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है 1g और एक फोर्स लग रहा है t। क्या और कोई फोर्स लग रहा है? सर ये भी तो लग रहा है। नहीं, ये फोर्स छत पे लग रहा है। हमें वो फोर्स लेना है जो इस ब्लॉक पर लग रहा हो, 1 kg के ब्लॉक पर। तो एक फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स 1g और एक फोर्स ऊपर लग रहा है t। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि ये कहीं नहीं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो एक्सीलरेशन इसका क्या है? 0। और अगर एक्सीलरेशन 0 है तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। इट मीन्स टेंशन डेवलप हुआ 1g यानी 10 न्यूटन। बोलो, इतनी बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब और क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये एक ब्लॉक है, ये है 2 kg का, एक टेंशन बनाया रस्सी से बनाया, एक है ये 1 kg मान लो, और इधर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन। तो हमसे पूछ रहा है बताओ ये एक्सीलरेशन क्या होगा, पहला क्वेश्चन, और अपसर टेंशन क्या बनाए। हमने आपसे कहा कि रस्सी पर टेंशन हमेशा ऐसे बना दो कि वो अपने आप को सिकोड़ना चाहता हो। तो इधर टेंशन डेवलप हुआ, इधर क्या टेंशन सेम होगा? सर हाँ, क्योंकि एक ही रस्सी बदल जाएगी तो टेंशन बदल देना, रस्सी वही है। हाँ, इधर टेंशन सेम है। हाँ, ये टेंशन 1 kg पे लग रहा है, ये टेंशन 2 kg पे लग रहा है। हाँ क्लियर है, ओके। तो इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है।
तो आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ, आपसे पूछ रहा है टेंशन बताओ, ये सब चीज़ पूछ रहा है। क्लियर है? अब एक एक को करते हैं। पहले हम इसको सिस्टम बना लें। बहुत तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, पर एक एक करते हैं। पहले हम इसको सिस्टम बना लें, इसको 2 kg को सिर्फ। तो हम फोर्सेस देखते हैं कौन कौन लगेंगे, सब फोर्सेस देख लेते हैं। एक नीचे 2g लगेगा, हाँ सर लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, हाँ सर नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्योंकि अर्थ किसी चीज़ पे रखा है तो नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा। आगे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था हमने। इधर टेंशन डेवलप। क्या और कोई फोर्स लग रहा है इस पर? नहीं सर, और कुछ नहीं लग रहा। क्या ये आगे जा रही है ए एक्सेलरेशन से? क्या ये ऊपर नीचे जा रही है सर? नहीं जा रही है। इसका मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रही, तो ऊपर नीचे का एक्सेलरेशन क्या है? 0। इसका मतलब n जो होगा नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा वो 2g होगा, यानी 20 न्यूटन। लेकिन हमें उससे मतलब अभी नहीं है, ये हम नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। टेंशन आगे t लग रहा है, हाँ सर लग रहा है t। और कितना एक्सेलरेशन है? a, हाँ सर। तो और क्या यही टेंशन इसको एक्सेलरेशन दे देगा? भाई एक ही फोर्स लग रहा है t, और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a, तो नेट फोर्स इस पर t ही होगा। हाँ, तो टेंशन न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। देखें तो यहाँ से t कितना, F कितना है? t है, t ही तो लग रहा है। इज इक्वल टू m कितना है? 2, हाँ 2 रख दिया। a निकालना है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। बोलो सही है? हाँ। अब 1 kg देख लें। 1 kg का अगर हम देखें तो आगे फोर्स कितना लग रहा है? 10 लग रहा है कि नहीं? हाँ सर लग रहा है। पीछे कितना लग रहा है? t, हाँ सर लग रहा है। हाँ, नीचे 1g लगेगा, ऊपर n लगेगा, ये सब पे अभी हम नहीं जा रहे हैं ना। n लगेगा, n1 मान लो, जो मान लो, लेकिन हम इस पे नहीं जा रहे, हमें खाली हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। अच्छा, क्या आगे जा रही है एक्सेलरेशन a से? हाँ सर जा रही है। तो आगे बढ़ा होगा कि पीछे? जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उधर का फोर्स बड़ा होगा। हाँ सर। तो 10 और पीछे कितना है? t, तो नेट फोर्स होगा 10 माइनस t। हाँ सर एकदम। नेट फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू ma। हाँ ठीक है सर। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 10 माइनस t। ठीक है। m कितना है? 1। a कितना है? निकालना है। तो ये आ गया एक इक्वेशन, ये आ गया। अब इक्वेशन 1 से देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर देखो तो t की वैल्यू कितनी है? 2a। तो यहाँ 2a रख सकते हैं, हाँ रख दो। 10 माइनस 2a इज इक्वल टू a। सही है। 2a इधर जाएगा तो 3a, तो 10 इज इक्वल टू 3a, तो a आ जाएगा हमारा यहाँ से 10/3। अच्छा, a की वैल्यू आ गई तो यहाँ रख दोगे तो 30/3 यहाँ रख दो। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10/3, तो आ जाएगा 20/3 न्यूटन। तो टेंशन डेवलप होगा 20/3 न्यूटन और एक्सेलरेशन होगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? क्या इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे? टेंशन निकालना हो, स्ट्रिंग निकालना हो, नोट कर लो, अभी और क्वेश्चन करा देते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। मान लो एक पुली वाला क्वेश्चन आता है। पुली में क्या है कि मान लो कि हम ऐसे एक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है, ऐसे, और यहाँ घिरनी लगाते हैं, इसको बोलते हैं घिरनी, है ना, घिरनी। और घिरनी में हमने एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया, है ना, इसको मान लो 2 kg का, है ना, और इधर ऐसे बना लो, ये इधर ब्लॉक जाएगा, ऐसे तो जाएगा लटक के ऐसे, और ये मान लो 1 kg का, ऐसे कुछ ब्लॉक है। हो सकता है क्वेश्चन, एक 1 kg का ब्लॉक है, ऐसे एक घिरनी। अच्छा, घिरनी क्या करेगी? घिरनी ऐसे, घिरनी हम फिक्स मान ले रहे हैं, घिरनी नहीं नाच रही है, ऐसे कर लेते हैं, और ये ऐसे सरक रहा है, ठीक है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि इसमें और इस घिरनी में, मतलब ये जो घिरनी है और ये जो रस्सी ऐसे घूम रही है इसके ऊपर, इनके बीच में घर्षण नहीं है। घर्षण यानी घर्षण नहीं है, यानी फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। हम क्या मान के चल रहे हैं? हम बच्चों ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो इस पे ऐसे सरक रही है, तो ये इस पे सरकेगी, लेकिन उसके बीच में कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो वो उसको घुमा देगी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं फ्रिक्शन लेस है, तो ये घूमेगी नहीं, ऐसे करके सरक जाएगी। ये हम अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक 2 kg के, ये 1 kg के, ऐसे है ब्लॉक। जाहिर सी बात है जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये आगे की तरफ, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगी। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ए बताओ, और क्योंकि जैसे हम रस्सी जोड़ेंगे तो एक टेंशन देखो यहाँ होगा, एक टेंशन यहाँ होगा, एक टेंशन यहाँ होगा, एक टेंशन यहाँ होगा।
कहोगे सर यहाँ भी टेंशन, हाँ भाई जब जब रस्सी ऐसे तनेगी तो टेंशन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। रस्सी सिकुड़ना चाहेगी तो टेंशन ऐसे, ये इधर से रोकना चाहेगी तो टेंशन इधर। एकदम क्लियर है? हाँ, आ गया समझ में? ब्लॉक समझ में आ गया? फोर्सेस कैसे लेने समझ में आया? बोलो भैया। हाँ अच्छा, नीचे ये भी ले लो 1G, क्योंकि ये काम आएगा। हाँ सर, इसको देखो अलग अलग सिस्टम ले लो। 2 kg पूछेगा क्या, T बताओ और A बताओ, ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, है ना? तो करते हैं आराम से, समझ में आ जाएगा। 2 kg पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर। अच्छा हाँ, ये एक्सेलरेशन इधर जाएगा तो ये पूरा सिस्टम भी इधर जाएगा, तो ये भी A से जाएगा। हाँ सही है, T लग रहा है। और आगे कितना एक्सेलरेशन, क्या और कोई फोर्स लग रहा है इस पर? लगेगा नीचे 2G और इस पर N, वो हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो अपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ले सकते हो, इधर 2G लगेगा और ऊपर क्या लगेगा? N। मतलब इधर 2G लगेगा और इधर ऊपर N, क्योंकि बॉडी आगे जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो ये 0 होके ये मतलब N जो है 2G के बराबर हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं ले रहे हैं। अच्छा, आगे की तरफ फोर्स T है? हाँ है। एक्सेलरेशन A है? हाँ है। क्या और कोई फोर्स है सर? नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2A। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 2, एक्सेलरेशन है A, तो T इज इक्वल टू 2A। क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 डाल दो। ऐसे ही करना है क्वेश्चंस को। 1 kg का देखो, 1 kg है, नीचे कितना लगेगा? 1G। ऊपर कितना लगेगा? T। ऊपर कितना लगेगा? T। हाँ सर सही है। एक्सेलरेशन किधर है? नीचे A। तो 1G बड़ा होगा कि T? तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा तभी तो नीचे जा रहा है। हाँ एकदम सही। तो 1G माइनस T, तो रिजल्टेंट नीचे आएगा, इज इक्वल टू मास कितना है? 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? A। 1G को क्या 10 लिख सकते हैं? हाँ, 10 माइनस T इज इक्वल टू A। T की वैल्यू कितनी आ रही है? 2A। तो यहाँ फिर से रख दो, वही है क्वेश्चन आ रहा है, 1T माइनस 2A इज इक्वल टू A। लग रहा है वही सिस्टम ही ले लिया क्या? चलो ठीक है। तो इधर जाएगा तो 3A, तो 10 इज इक्वल टू 3A, तो A इज इक्वल टू 10/3। अब ये उठा के यहाँ रख दो तो T भी आ जाएगा। बोलो एकदम समझ में आ गया अच्छे से? कोई कन्फ्यूजन नहीं? और करते हैं। अगर मान लो कि ऐसा सिस्टम आ जाए, ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम कहलाता है। मान लो ऐसे हमें रख दें यहाँ पर, और एक यहाँ पे ब्लॉक लटका दें और एक ब्लॉक यहाँ लटका दें, सपोज करो। और ये रस्सी है, रस्सी है, स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक यहाँ लटका दें, एक ब्लॉक यहाँ मान लो इसको 3 kg, इसको मान लो 2 kg। अब कॉमन सेंस क्या कहता है कि 3 kg और 2 kg का ब्लॉक अगर हम इस घिरनी से लटका देंगे तो ये घिरनी, क्योंकि 3 kg है तो ये घिरनी इधर ही भागेगी। भाई 2 kg बड़ा है ना, 3 kg बड़ा है ना, तो उधर ही जाएगी। तो अगर आप उल्टा भी बना दो ना तो भी आंसर सही आएगा, क्योंकि 3A की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो हम मान के चलें A नीचे इधर आएगा। अच्छा, जब ये इधर नीचे भागेगा A एक्सीलरेशन से, तो ये ऊपर भागेगा। भाई एक ही चीज़ से तो जुड़ा है ये। हाँ, फिर से वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम घिरनी, इसको हम क्या लेंगे? घिरनी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? घिरनी, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे पुली। क्या बोलेंगे? पुली। पुली ब्लॉक सिस्टम कहलाता है ये। क्या कहलाता है? पुली ब्लॉक, पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम। ओके, क्लियर है? चलो, तो अब जल्दी फोर्सेस पहचानते हैं। नीचे 3G, बोलो। ऊपर T, हाँ सर, यहाँ देखो T, हाँ, यहाँ पे T, हाँ, ऊपर T, हाँ, यहाँ 2G, हाँ, एकदम क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, A सेशन से नीचे, ये भी A से, ये भी A से, ये भी A से, तो ये भी A से ऊपर जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही एकदम लिया आपने। इसको पहले अलग से सिस्टम लो, 2 kg को अलग सिस्टम ले लो। 2 kg अगर अलग से सिस्टम लोगे तो नीचे की तरफ 2G, ऊपर की तरफ T। बोलो ये T ऊपर, 2G नीचे। किधर जा रहा है ब्लॉक? ऊपर। तो ऊपर अगर जा रहा है तो T बड़ा कि 2G बड़ा? सर क्योंकि ऊपर जा रहा है तो T बड़ा होना चाहिए, तभी ऊपर जा सकता है। हाँ, तो T माइनस 2G, T माइनस 2G। रिजल्टेंट फोर्स क्या ये? हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ से रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू MA। M कितना है? 2, तो 2 इंटू A। बोलो आया समझ में? इसको डाल दो इक्वेशन 1। इसको मानो सिस्टम 3 kg को, सर मान लिया 3 kg नीचे है फोर्स 3G, हाँ है सर, ऊपर T
नीचे जा रहा है क्या? हाँ, अगर नीचे जा रहा है तो 3g बड़ा होगा कि t? सर 3g बड़ा होगा। हाँ सही कह रहे हो, 3g माइनस टी, बिल्कुल सही। नेट फोर्स कितना होगा? 3g माइनस टी, बिल्कुल सही। हाँ सर, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। एम कितना है सर? 3। हाँ सर, तो 3a लिख लेंगे, बिल्कुल सही है सर। अब क्या ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये तो क्या ये दो इक्वेशंस हो गई, दो अननोन है इसमें। अगर ध्यान से देखो, एक तो ये a और एक t, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर दो, जल्दी से ऐड करो। तो जब ऐड करोगे तो देखो टी कट जाएगा, 3t ये और माइनस टी इधर, तो ऐड करके कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 3g बचेगा माइनस 2g बचेगा इज इक्वल टू 3a और 2a 5a। तो 3g में से 2g गया, 1g इज इक्वल टू 5a, तो a आ जाएगा g बाई 5। g की वैल्यू अगर 10 रखो तो 10/5, 5 2 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको उठा के रख दो इसमें, तो t माइनस 2 इंटू 10 10, जी की वैल्यू 10 रख दो, 2 इंटू जी की a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, तो हो गया t माइनस 20 इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 20 इधर जाएगा 24 न्यूटन। आ गया दोनों? बोलो, चलो आगे बढ़े। क्लियर है? चलो अच्छा, अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। मान लो कि ये ब्लॉक है, ऐसे करते पहले। मान लो एक ब्लॉक ये है, ठीक है, और ये एक रस्सी से बांधा एक ब्लॉक है, ठीक है, दोनों ब्लॉक हैं। अब इसको हम हाथ से पकड़े हुए हैं अभी। मान लो इसको हम हाथ से ऐसे ऐसे करके, मान लो इसको हाथ से ऐसे पकड़े हैं, ये कहीं जाने नहीं दे रहे, ऐसे कुछ करके बांधे, इसको हम पकड़े हुए हैं हाथ से, छत पे खड़े हैं, ऐसे ऐसे किसी छत पे खड़े हैं, इसको हाथ से पकड़े हुए हैं, कहीं जाने नहीं दे रहे। तो हमें नॉर्मल सिस्टम क्या कहता है, मान लो अगर ये m1 मास है, ये m2 मास है, तो नीचे लगेगा m2g और ऊपर टेंशन t, यहाँ टेंशन t, और इस पे m1g भी इधर नीचे लगेगा, है ना, m1g तो लगेगा, ऐसा लगेगा। अब मान लो हम अचानक से इस ब्लॉक को छोड़ दें, तो जैसे ही ब्लॉक को नीचे छोड़ेंगे तुरंत टेंशन जीरो हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि जब टेंशन क्यों जीरो होगा? क्योंकि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे नीचे, जैसे हम इसको नीचे छोड़ेंगे, तो अब क्योंकि पहले क्या था, ये रुका हुआ था, पूरा सिस्टम रुका हुआ था। हाँ सर रुका हुआ था, तो कहीं कुछ जा नहीं रहा था, तो ये इसको खिंचा डेवलप हो गया था। अगर हम कहें कि जैसे हमने इसको छोड़ दिया और जी से ही नीचे जाने लगे, अगर ये जी से ही नीचे जाने लगेगा और इसको हम पकड़ लें m2 को, तो m2 ब्लॉक पे नीचे फोर्स लगेगा m2g और ऊपर टेंशन t, और चूंकि ये पूरा जैसे ही हम छोड़ेंगे तो पूरा चीज जी से ही तो नीचे जाएगा भाई। अगर मैं छोड़ दिया तो जी से तो भागने लगा नीचे। हाँ, तो अब क्योंकि जी से नीचे जा रहा है तो m2g ऊपर t, तो रिजल्टेंट फोर्स तो ये लगेगा m2g माइनस टी। मान लो t लग रहा हो तो शुड बी इक्वल टू व्हाट? m2a कितना है? g तो है कि नहीं है? तो t, ये m2g कट नहीं जाएगा, तो t क्या आ गया? जीरो ही तो आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम ब्लॉक को ऐसे छोड़ दें तो ब्लॉक टेंशन जो होगी वो तुरंत जीरो तुरंत होगा। जैसे हमने इसको छोड़ दिया, अभी टेंशन t लग रहा है, जैसे हमने इसको हवा में छोड़ा तुरंत टेंशन जीरो हो जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों जी से गिरने लगेंगे ना, तो टेंशन कहाँ बनेगा? बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से मान लो कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एक आनत तल है, इंक्लाइन प्लेन है। आप हम लोग ने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं कि अगर मान लो इसका मास m है, तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो हमें मालूम है कि नीचे की तरफ mg लगेगा। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा हम इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में फोर्सेस को लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को लेते हैं। नॉर्मल एक mg इधर लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स n इधर लगेगा। नॉर्मल फोर्स में हमने इसके बारे में पढ़ा है, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, जैसे भी ले लें उसे। अब चूंकि अगर ये थीटा एंगल है तो हमें पता है कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। ये 90, ये अगर 90 हो गया, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा।
तो अगर ये थीटा होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल होता है उसका कॉस, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा एम जी साइन थीटा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो ये जो ब्लॉक है, जैसे सपोज करो तो ये ब्लॉक अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा तो हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा, और अभी ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन की बात हम फ्रिक्शन में करेंगे आगे। तो एम जी साइन थीटा से नीचे जा रहा है तो शुड बी इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से एम एम कट जाएगा तो ए की वैल्यू आएगी जी साइन थीटा। ये हम समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो अगर मान लो कि हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं, ये बना लें, और यहाँ पे ऐसे एक मान लो दीवार ऐसी हो, और यहाँ से रस्सी बांध दें और रस्सी से एक ब्लॉक बांध दें ऐसे, ठीक है। तो पूछ ले बताओ टेंशन कितना डेवलप होगा? भाई जब हम ब्लॉक को रस्सी से बांध देंगे तो अब ये ब्लॉक कहीं जाएगा क्या? आगे पीछे ऊपर नीचे? कहीं नहीं जाएगा। तो अब मान लो हम कहें 2 kg का ब्लॉक है, तो नीचे लगेगा 2 kg, और ये मान लो है 30 डिग्री, तो इधर लगेगा 2g, नीचे लगेगा 2g, तो लगेगा 2g साइन 30, और इधर लगेगा 2g, सॉरी ये थीटा है ना इसके साथ, तो 2g कॉस 30, और इधर लगेगा 2g साइन 30। लगेगा कि नहीं? बिल्कुल। अब 2g साइन 30 इधर लग रहा है, हम मान ले टेंशन इधर t डेवलप होगा, यहाँ पे यहाँ डेवलप होगा, तो ये जो टेंशन t है और ये जो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 2g साइन 30, ये आगे लग रहा है और ये पीछे लग रहा है, क्योंकि ब्लॉक आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा है, तो t जो है वो बराबर होना चाहिए 2g साइन 30 के। बोलो, आसान क्वेश्चन है ये, तो एकदम आसान है। तो 2g साइन 30 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2g की वैल्यू 10, 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कट जाएगा, तो 10 न्यूटन फोर्स डेवलप होगा। बिल्कुल सही है। देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अब सोचो जरा कि इस ब्लॉक को जब हमने छोड़ दिया तो ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा था, ये जो ए एक्सीलरेशन था वो आ रहा था जी साइन थीटा। इसका मतलब है ये एक्सीलरेशन क्या इसके मास पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। इसका मतलब है ये जो जिस फोर्स से मतलब जिससे जाएगा ये नीचे, जिस एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ भागेगा, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जी पर और थीटा पर डिपेंड कर रहा है। हाँ सर कर रहा है। इसका मतलब है अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि ऐसे कुछ आ जाए कि मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसे कुछ, और एक सरफेस ऐसा बना लें और एक और ब्लॉक एक रस्सी से दोनों को बांध दें ऐसे, इसको अभी पकड़े हुए हैं मान लो, अभी कहीं नहीं जाने दे रहे, और ये मान लो है 2 kg और ये है 1 kg, और इसको हम छोड़ दें, दोनों को छोड़ दें। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दोनों पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होगा तो फिर चीज़ें बदलेंगे। फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसी सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी घर्षण रहित है। इनके बीच में कोई घर्षण नहीं, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण रहित सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और अगर हम इनको छोड़ दें हवा में तो क्या होगा? तो जैसे हम इन दोनों को छोड़ देंगे तो क्या होगा? जैसे हम इनको छोड़ेंगे तो अब हम कॉमन सेंस से समझते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं। जैसे अब नीचे की तरफ क्या लगेगा सर? 2g लगेगा। इधर क्या लगेगा सर? 2g कॉस थीटा। हाँ सर। इधर क्या लगेगा? 2g साइन थीटा। इस पे बताओ 1g। इधर क्या लगेगा? ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो 1g कॉस थीटा। आगे लगेगा 1g साइन थीटा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो आगे ए एक्सीलरेशन से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब आप कॉमन सेंस से सोचो, और टेंशन यहाँ टी डेवलप होगा, यहाँ भी टेंशन टी डेवलप होगा। बिल्कुल सर ठीक है। अगर हम सोचें कि ये इधर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, है ना, और जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो जो एक्सीलरेशन होगा, जैसे हमने इसको छोड़ दिया, अब ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है एक्सीलरेशन से, ऐसे ये भी जा रहा है। तो ये जो ब्लॉक है या ये जो ब्लॉक है, इस पे ही चले जाएं या इस पे चले जाएं, तो इसका जो एक्सीलरेशन डेवलप होगा वो तो यही होगा जी साइन थीटा। बिल्कुल।
तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे b, तो जैसे ऐसे लगाएंगे 2g साइन थीटा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ t, तो माइनस टी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम एम यानी 2a कितना होगा g साइन थीटा। तो g साइन थीटा 2g साइन थीटा कट गया, तो t तो फिर से 0 आएगा। इसका मतलब है चाहे ऐसे लटका हो, चाहे ऐसे लटका हो, चाहे कैसे भी हो, अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दे रहे हैं, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो हमेशा इनके बीच में कोई टेंशन नहीं होगा। कॉमन सेंस भी कहता है भाई ये भी जी साइन थीटा से जाएगा, ये भी जी साइन थीटा से जाएगा, तो रस्सी में टेंशन कैसा? टेंशन तो तब होता जब रुका होता और ये इसको खींच रहा होता। अगर दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं तो इसमें बड़े टेंशन ही नहीं बना ना, सेम फोर्सेस है, सेम, ये भी उतने से जा रहा है, ये भी उतने से, तो यहाँ का टेंशन कैसा? नहीं बनेगा टेंशन। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए ऑब्जेक्टिव में, तो आपको तुरंत अच्छा इसका मतलब छोड़ दिया है, फ्रीली छोड़ दिया, तो टेंशन होगा ही नहीं, 0। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि मान लो एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं, फिर हम लोग आप लोग फिर अपना करते रहना क्वेश्चन। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, सरफेस है और यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है और यहाँ पुली है, ऐसे पुली से ऐसे होते हुए ऐसे। ठीक है, मान लो ऐसे है फोर्स और ये मान लो 37 डिग्री है और ये मान लो 53 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं, इधर बना देते हैं, ये अगर 37 हो तो ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। ये 37 तो ये 53 डिग्री है ना। चलो, और 37 डिग्री लगाएंगे, साइन 37 तो 3/5 तो 3 होगा। चलो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लेते हैं, या इसको क्योंकि ऊपर है तो इसको ले लेते हैं 3 kg, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, इसको 2 kg। और दोनों की सरफेस क्या है? फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस। फ्रिक्शन लेस सरफेस मतलब घर्षण रहित पृष्ठ है, यानी इनमें कोई घर्षण नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोर्सेस को देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? फोर्सेस को। तो इसको बताओ, नीचे की तरफ थोड़ा सा इसको यहाँ लगा के यहाँ लेते थोड़ा सा, है ना, तो पोच हो जाएगा। नीचे की तरफ 2g, इधर 37 तो ये भी 37 होगा, तो हो जाएगा 2g cos 37। ये कोई काम का नहीं है, इसलिए उसको बार बार नहीं करेंगे अभी। जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ ये काम का आ जाएगा, क्योंकि वहाँ फिर नॉर्मल फोर्स इन्वॉल्व होंगे, वो बताएंगे आगे। तो ये हो जाएगा 2g sin 37, वैल्यू निकाल लेते हैं। sin 37 यानी 3/5, तो 2 × 10 × 3/5, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। मान लो टेंशन यहाँ आएगा, एक टेंशन यहाँ आएगा, एक टेंशन यहाँ आएगा, एक टेंशन यहाँ आएगा। तो इस पे अगर हम देखें, एक टेंशन इधर डेवलप हो रहा है, एक इधर। 3 kg पे बनाओ, फिर से यहीं इसको हटा के इधर कर देते हैं 53। तो 3g इधर लगेगा, इधर क्या लगेगा? इधर लगेगा 3g sin 53। सर 53 क्यों? क्योंकि हमें ये एंगल लेना है, ये एंगल इसके अकॉर्डिंग होगा। ये 53 है तो ये भी 53, तो ये आएगा 3g sin 53, ये आएगा 3g cos 53। cos 53 अभी हमें नहीं लेना, तो 3g sin 53। टेंशन t इधर। मान के चल रहे हैं कि ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से। ए एक्सेलरेशन इधर, तो इधर भी ए, जैसे ये ए, ये ए, ये तो ये भी ए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? पहले इसको देखो, ये इधर 3g sin 53, इसको निकाल लेते हैं। 3 × 10 cos sin 53 इज इक्वल टू, अब ये sin 53 लोगे तो ये परपेंडिकुलर 4/5, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 8 या 24 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है, एकदम क्लियर। तो इसको अगर हम अलग से देखेंगे, तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पर तो एक फोर्स इधर लग रहा है 24 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लग रहा है T, और ये इधर जा रहा है A से। तो अगर हम इधर नीचे जा रहे हैं तो 24 बड़ा होगा, तो 24 - T इज इक्वल टू, इसका मास कितना है? इसका मास है 3 किलोग्राम,
तो हो जाएगा ये इज इक्वल टू एम ए, एम यानी 3 इंटू ए। ये समझ में आया? इसको करते हैं। ये है ब्लॉक, इसका मास है 2 kg, इधर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है टी। जाहिर सी बात है ब्लॉक क्योंकि इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो टी बड़ा होना चाहिए क्योंकि इधर जा रहा है, तो टी माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। तो एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये, तो इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को ऐड कर दो 2 से, तो ऐड करो t माइनस 12 प्लस 24 माइनस टी बराबर 2a प्लस 3 यानी 5a। अच्छा t से ये देखो t कट गया, 24 में से 12 गया, 12 इज इक्वल टू 5a, तो a आ जाएगा 12/5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 2.4 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इसी की वैल्यू उठा के इसमें रख दो अगर, तो t माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2.4, तो 2.4 24 दूना 48 यानी 4.8, तो t माइनस 12 यानी 4.8, तो t इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा, 12 4 16, 16.8 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो टेंशन आ गया 16.8 न्यूटन, और किस एक्सेलरेशन से इधर जाएगा आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है तो सबसे पहले आपको एक सिस्टम मानना पड़ेगा, इसको मान लो, इसको मान लो, पूरे को भी मान सकते थे क्योंकि पूरा एक ही एक्सेलरेशन से जा रहा है, बिल्कुल मान सकते थे। 3 2 5, तब टेंशन इंटरनल हो जाते तो वो टेंशन को नहीं लेते, तो 5 इंटू ए करते तो 5 फोर्स हो जाता, और क्योंकि वो इधर जा रहा है तो फोर्सेस जो हैं वो इधर हो जाते, है ना। तो वहाँ टेंशन तो लेते नहीं, तो 3 2 5 हो जाते, 5a इज इक्वल टू ए कर देते, तो वहाँ से क्वेश्चन वो भी आ जाता ना। ठीक है, तो उस तरह से भी, लेकिन हम इसको सिस्टम मान रहे हैं, इसको सिस्टम मान रहे हैं, इसको सिस्टम माने तो इसको अलग से सॉल्व करो ये, और इसको सिस्टम मानो तो इसको अलग से सॉल्व करोगे, तो इससे हमारी एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी, तो इन दोनों से फिर हम रख के इसको सॉल्व कर सकते थे। बोलो कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल नहीं, क्लियर है एकदम? ओके, तो आगे आप बाकी क्वेश्चन आप बुक से लगाओ। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स में क्लियर करो कि सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा है, तो मेरी कोशिश होगी कि हम उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में या एक नया वीडियो बनाकर उसको सॉल्व करके दें आपको। प्रॉब्लम आप बताओगे, सॉल्यूशन मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, फोर्सेस और टेंशन्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख गए होगे, आई होप 100% है अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखेंगे। अभी हम लोग टेंशन यानी स्ट्रिंग में यानी धागे में जो लगता था वो, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, वहाँ पे देखेंगे और बाकी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों से सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।